हेलो गाइस। स्वागत करते हैं हम आपका BY के एकेडमी ऑफ साइंस में। आज हमने एक न्यू सीरीज का स्टार्ट किया है 10th क्लास के लिए, जिसका नाम है, पहला चैप्टर जो हम आज डिस्कस करने वाले, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, इस चैप्टर में जो सबसे पहला नाम हमको दिखाई देता है वो है केमिकल रिएक्शन, और दूसरा जो है वो है केमिकल इक्वेशन। तो ये हमको सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, उसके बाद हम पूरे चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अदरवाइज अगर मैं डायरेक्ट कोई टॉपिक स्टार्ट कर देता हूँ, हमको पता ही नहीं केमिकल रिएक्शन होता क्या है। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं ना कि फर्स्ट क्लास में गायब होते हैं, अचानक में फिर वो सेकंड या थर्ड क्लास में आ जाते हैं, तो फिर उनको जादू, ऐसा लगता है कि साइंस क्या है, जादू है। तो जादू वादू कुछ नहीं होता है, ये हम अगर कोई टॉपिक को छोड़ देते हैं तो हमको जादू बन जाता है वो। ठीक है, तो इसकी वजह से जो पहला टॉपिक है वो है हमारा केमिकल रिएक्शन। एक बार पहले डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या बोलती है? इट इज अ प्रोसेस। क्या है ये? एक प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस इन विच, जिसमें जिसमें क्या होता है, सम सब्सटेंसेस अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग। मतलब केमिकल रिएक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें कुछ सब्सटेंस अपने बॉन्ड को तोड़ देते हैं, एंड और क्या होता है, एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू सब्सटेंसेस, और नए सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, मतलब क्या समझ में आया कि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस का नाम है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें कुछ सब्सटेंसेस अपने बॉन्ड को तोड़ते हैं और एक नया सब्सटेंस बना देते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं? बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। और ये जो सब्सटेंस बनेगा वो कब बनेगा? जब वो कुछ नए बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, आप लोग ने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे बॉन्ड क्या होता है। तो बॉन्ड होता है, ये है, दो प्रकार के बॉन्ड हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, कि एक तो होता है कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन, एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को देता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। ठीक है, तो आज उसको डिस्कस नहीं करेंगे इतना, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएंगी। तो पहले एग्जांपल हम देखते हैं। हो सकता है आपको डेफिनेशन अभी अच्छे से समझ में नहीं आएंगे, एग्जांपल देखते समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है CH4, जिसका नाम होता है मीथेन, Cl2 के साथ जब रिएक्ट करता है, व्हेन CH4 मतलब मीथेन इज रिएक्टेड विथ क्लोरीन गैस इन प्रेजेंस ऑफ Sl मतलब सनलाइट या फिर यूवी लाइट। ठीक है, तो प्रोसेस कौन सा होता है? क्लोरीनेशन होता है, और वो एक नया सब्सटेंस बनाता है जिसका, जो कि क्या लिखा है यहाँ पे, CH3 बॉन्ड Cl मतलब मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl। ठीक है, तो समझते हैं। ये हमारा कार्बन है, और कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4। ये बना दिया मैंने, 1 2 3 4। अब ये कार्बन की वैलेंसी समझ जाओ कि कार्बन अपने 4 दोस्त बना सकता है। कितने दोस्त बना सकता है? 4। और हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1। ठीक है, अब ये कार्बन के 4 हाथे मान के चलिए, और वो हाइड्रोजन के साथ मिलाएगा और अपना एक बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ऐसे 4 हाइड्रोजन आएंगे। ठीक है, कितने हाइड्रोजन आएंगे? 4। यही CH4 को मैंने थोड़ा सा बड़ा करके लिखा है। ठीक है, तो एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, उसके चारों तरफ क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। उसी तरीके से यहाँ पे Cl2, तो Cl और Cl के बीच में भी क्या होता है? बॉन्ड होता है। ठीक है, अब ये CH4 और Cl2 ये दोनों घूमते रहते हैं, मान के चलिए। अब ये दोनों घूमते रहते हैं, अचानक में एक दिन क्या होता है कि CH4 के सामने कौन आ जाता है? Cl2। अब Cl2 को होता क्या है कि इनके बीच में ये जो हमारा CH4 है, अपने कोई भी एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है, मतलब अपनी फ्रेंडशिप को तोड़ देता है। इनके बीच में जो बॉन्ड था, जो फ्रेंडशिप होता है ना, जनरली हम फ्रेंड्स के बीच में एक बोलते हैं हम एक बॉन्ड है, मतलब क्या है? एक फोर्स से होता है। बॉन्ड क्या होता है? एक फोर्स होता है जो एक दूसरे को पकड़ के रखता है। जैसे हम, कोई हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है तो हम बोलते हैं हमारे बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। बॉन्डिंग मतलब क्या? कि हम दोनों के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि हम एक दूसरे को समझ सकते हैं और हम एक दूसरे के साथ में लेके चल सकते हैं। उसी तरीके से अगर कोई सब्सटेंस को
अगर किसी सब्सटेंस को स्टेबल रहना है, ठीक है, तो वो क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, और बॉन्ड बना के वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो CH4 था हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा था, पर क्या होता है, जब ये Cl2 आता है उसके सामने, तो ये अपने एक बॉन्ड को तोड़ देता है, कोई भी चारों में से एक बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन क्या होगा, बाहर आ जाएगा। इस तरीके से हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा। उसी तरीके से Cl2 के बीच में भी एक बॉन्ड टूटेगा और इस तरीके से एक Cl ये, एक Cl ये, दो Cl अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें से क्या होता है, एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ जाता है और एक नया मॉलिक्यूल बनाता है जिसका नाम है HCl। जिसका नाम क्या है, HCl। तो ये हाइड्रोजन ये Cl के साथ चले गया और क्या फॉर्म किया, HCl। तो बचा हुआ जो कार्बन रहता है उसके पास अब कितने हाइड्रोजन बचे, 3 हाइड्रोजन। तो उसको हम क्या लिख देंगे, CH3 बॉन्ड, ठीक है। और ये जो Cl बचा हुआ तो इसके साथ आके मिलेंगे और क्या बना देंगे, Cl। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 बॉन्ड Cl। समझ में आया। अब इस पूरी की पूरी सिनारियो में हुआ क्या है, ये सब कुछ जो सिनारियो मैंने आपको दिखाया इसमें हुआ क्या, कि जैसे कि डेफिनेशन क्या बोलता था, एक प्रोसेस हुई है, यहाँ पे क्या हुई है, प्रोसेस हुई है, और उसी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं केमिकल रिएक्शन। उसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन। और इस प्रोसेस में हुआ क्या है, इट इज अ प्रोसेस इन विच, इस प्रोसेस में क्या हुआ है, सम सब्सटेंसेस अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग। कुछ सब्सटेंस ने अपने बॉन्ड को तोड़ दिए, क्या करे, बॉन्ड को तोड़ दिए। जैसे कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड था, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड था, तो ये टूट गया। क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड था वो टूट गया, और जब ये टूटे तो ये ट्रांसफॉर्म्ड होगा, ये कन्वर्ट हो गए नए सब्सटेंसेस में। जैसे कि यहाँ पे पहले क्या था, CH4 था, CH4 कन्वर्ट हो गया CH3 बॉन्ड Cl मतलब मिथाइल क्लोराइड, और Cl2 कन्वर्ट हो गया HCl में, ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंसेस। और पर ये बने कैसे, जब उन्होंने बॉन्ड बनाया, नया बॉन्ड बनाया, तब उन्होंने फॉर्म हुए। समझ में आया। केमिकल रिएक्शन क्या है, एक प्रकार की प्रोसेस है जिसमें, एक प्रकार की क्या है, प्रोसेस है जिसमें सम सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंसेस अपने बॉन्ड को तोड़ते हैं और एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन in a condensed form using chemical formula और formulae is called as chemical equation। मतलब कि जो कुछ भी हमने यहाँ पे लिखा है, अब देखो मैथ्स की इक्वेशन में क्या होता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू मान के चलो z, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन। उसी तरीके से केमिकल्स की भी इक्वेशन होती है और इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। बस इतना है कि मैथ्स में हम मैथ्स के फॉर्मूले यूज करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे हम केमिकल फॉर्मूले यूज करते हैं। जैसे कि मीथेन, ये CH4, इसका नाम क्या होता है, मीथेन। क्या होता है इसका नाम, मीथेन। अगर मैं इस तरीके से लिख दूं कि मीथेन, when methane is react with chlorine, when methane react with chlorine it will give the formation of methyl chloride। क्या बना देता है, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। मिथाइल क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा, जगह कम है हमारे पास तो इसको HCl लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस तरीके से वर्ड्स में लिखता हूँ, ठीक है, अगर इस तरीके से वर्ड्स में लिखता हूँ तो उसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन। अभी मैंने मीथेन प्लस क्लोरीन गिव द फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखना चाहिए, पर अभी स्पेस कम होने के कारण मैंने नहीं लिखा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे वर्ड इक्वेशन। पर अगर ये वर्ड यूज ना करते हुए अगर हम इसी के मीथेन का केमिकल फॉर्मूला लिख लेते हैं, मीथेन का केमिकल फॉर्मूला जो कि क्या है CH4, क्लोरीन का केमिकल फॉर्मूला लिख लेते हैं Cl2, मिथाइल क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला लिख लेते हैं क्या, CH3 बॉन्ड Cl, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला लिख लेते हैं जिसको बोलते हैं हम HCl। तो ऐसी कंडीशन में हम उसको क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन, क्योंकि इसमें हमने क्या करे है,
इसमें हमने क्या करे, रिप्रेजेंट करे, क्या क्या रिप्रेजेंट करे है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करे इन अ कंडेंस फॉर्म। अब देखो जब मैंने पूरे पूरे वर्ड लिखा था, जैसे कि यहाँ पे अगर देखो क्या लिखना चाहिए था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पर काफी बड़ा वर्ड है, मैंने इसलिए नहीं लिख पाया उसको। उसी को बड़े वर्ड को हमने कंडेंस किए, छोटा बना दिए। कैसे बनाए, बाय यूजिंग अ कंडेंस फॉर्म। ठीक है, बाय यूजिंग क्या क्या करे हमने, कंडेंस फॉर्म यूज करें, केमिकल फॉर्मूले यूज करें, उनको कंडेंस करें, और इसी रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ गया। केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक, जो कि है राइटिंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन के अंदर दो वर्ड देखने मिलेंगे हमको, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब सवाल उठता है रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, प्रोडक्ट किसको बोलते हैं। इसके पहले हमने देखे थे एक रिएक्शन जिसमें हमने दो रिएक्टेंट को मिलाकर, मतलब दो सब्सटेंस को मिलाकर एक दो नए सब्सटेंस बनाए थे। यहाँ पर भी देख रहे हैं हम कि CuSO4 प्लस Zn गिव द फॉर्मेशन ऑफ ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, केमिकल इक्वेशन है। क्या है, केमिकल इक्वेशन है। अब केमिकल इक्वेशन में जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट होते हैं, जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट होते हैं, जिनकी वजह से रिएक्शन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। क्या बोला मैंने, ऐसे सब्सटेंस जिनकी वजह से रिएक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और रिएक्शन होने के बाद जो सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, रिएक्शन होने के बाद जो सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो जब भी हमको केमिकल इक्वेशन लिखना है, जब भी हमको केमिकल इक्वेशन लिखना है तो हमको 6 पॉइंट को याद रखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1 कि हमको रिएक्टेंट को हमेशा कहाँ लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड में। कहाँ लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड में। जैसे कि इस एग्जांपल में भी अगर हम देखते हैं तो क्या दिखाई दे रहा है कि CuSO4 और Zn क्या है, रिएक्टेंट है। CuSO4 और Zn क्या है, रिएक्टेंट है। ZnSO4 और Cu क्या है, हमारे प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट को हमने कहाँ लिखे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, CuSO4 को भी हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखे और Zn को भी लेफ्ट हैंड साइड में लिखे। हमारे प्रोडक्ट कौन है, ZnSO4 और Cu। ठीक है, तो रिएक्टेंट हम कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, प्रोडक्ट हम कहाँ लिखेंगे, राइट हैंड साइड में। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा है, इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर 2 और मोर देन दे आर लिंक्ड विथ अ प्लस साइन। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारे रिएक्टेंट है 2 है, अगर 2 या 2 से ज्यादा अगर हमारे रिएक्टेंट रहते हैं तो उसको हम कैसे क्लब कर देते, कैसे लिंक करते हैं, प्लस साइन से। अगर रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा है तो उनके बीच में क्या लगाना है हमको, प्लस साइन। अगर प्रोडक्ट 2 या 2 से ज्यादा है तो हमको उनके बीच में क्या लगाना है, प्लस साइन। पर अगर सिंगल है तब हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में हमने देखिए कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे रिएक्टेंट जो थे वो कितने थे, 2 थे। रिएक्टेंट कितने थे, 2 थे। तो इसके बीच में हमने क्या लगाया, प्लस साइन। पर अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, अगर हम किसकी बात करते हैं, प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है जो कि क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे सिर्फ एक प्रोडक्ट है तो यहाँ पे प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, इनको प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। पर अगर 2 या 2 से ज्यादा अगर रिएक्टेंट होता है तो उनके बीच में हमको क्या लगाना पड़ेगा, प्लस। ठीक है, क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 3 अब क्या बोलता है कि अगर हमारा सब्सटेंस को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, हमको क्या करना है कि जो भी हमारा सब्सटेंस है उसके ब्रैकेट, उसके जस्ट बाजू में एक ब्रैकेट बनाएंगे और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, उसकी स्टेट। फॉर एग्जांपल अगर सॉलिड है, अगर हमारा सब्सटेंस कैसा है, सॉलिड है, तो हम क्या लिखेंगे, S। अगर लिक्विड है तो हम क्या लिखेंगे, L। अगर गैसियस है तो हम क्या लिखेंगे, G। अगर एक्वस सोल्यूशन है तो हम क्या लिखेंगे, AQ। जैसे कि यहाँ पे CuSO4 कौन सा सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, अगर किसी सब्सटेंस को हमने पानी के अंदर डाल दिए, क्या करें, किसी सब्सटेंस को अगर हमने पानी के अंदर डाले और घुला दिए, ठीक है, मिला दिए अच्छे से, तो जो हमारे पास सोल्यूशन मिलता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्वस सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल अगर मैंने शुगर लिया और शुगर को पानी के अंदर मिलाया और एक जो सोल्यूशन मिला तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर। क्या बोलेंगे, एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर। उसी तरीके से CuSO4 को जब मैं पानी के अंदर मिला के सोल्यूशन बनाता हूँ उसको हम बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन ऑफ CuSO4। ठीक है, जो कि क्या है हमारा, कॉपर सल्फेट। तो हमने
क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में पानी के अंदर मिलाने के बाद बना है, इसलिए हम इसके ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, जस्ट बाजू में ब्रैकेट बनाते हैं, उसके अंदर क्या लिखते हैं, AQ। AQ मतलब एक्वस, उसकी स्टेट बता रहे हैं हम। अब यहाँ पे क्या है, Zn जिंक। जिंक कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, तो हमने ब्रैकेट में क्या लिखे, S। जब रिएक्शन होने के बाद हम क्या देखते हैं कि ये क्या फॉर्म करता है, जिंक सल्फेट, और जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बनता है वो कौन से स्टेट में होता है, एक्वस स्टेट में होता है, इसलिए हमने ब्रैकेट में क्या लिखी है, AQ प्लस Cu, कॉपर अलग हो जाता है और वो कौन से फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, इसलिए उसमें हमने क्या लिखी है, S। तो ये 4 बातें याद रखनी है, और 2 बातें और हैं वो भी बताता हूँ। तो अगर हमारा सब्सटेंस कैसी कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, तो ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, S। अगर लिक्विड स्टेट में है तो क्या लिखेंगे, L। गैसियस स्टेट में है तो क्या लिखेंगे, G। अगर एक्वस सॉल्यूशन में है तो क्या लिखेंगे, AQ। क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें और 2 बातें हम क्लियर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब इसमें मैंने डायरेक्ट रिएक्शन लिख दिया, अब इसमें मेरे को कोई स्टेट दिखाई दे रही है क्या, नहीं। इसको ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है तो मेरे को क्या करना चाहिए, इसके साथ क्या करना चाहिए, मैं लिखूंगा कार्बन, ब्रैकेट बनाऊंगा और क्या लिख दूंगा, S। इसका मतलब क्या है कि कार्बन की स्टेट क्या है, सॉलिड है, प्लस, ठीक है, प्लस मैं लिख रहा हूं ऑक्सीजन O2, ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, G। मतलब कि ऑक्सीजन की स्टेट क्या है, गैसियस स्टेट है। इट विल गिव द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अब ये कौन से स्टेट में है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बना ये भी क्या है, गैस है। और अगर हमारा गैसियस प्रोडक्ट बनता है, अगर प्रोडक्ट में हमारी गैस बनती है तो हम उसको कैसे दिखाते हैं, अपर एरो से। अगर हमारी रिएक्टेंट पे अगर गैस है, जैसे कि ऑक्सीजन क्या था, रिएक्टेंट था, वो गैसियस फॉर्म में है, तो हमने कैसे दिखाया उसको, G से। पर अगर यही गैसियस प्रोडक्ट रहता है, अगर प्रोडक्ट में अगर हमारा गैस बनता है तो हम उसको कैसे दिखाते हैं, अपर एरो से, ठीक है, समझ में आया। और अगर हमारा प्रोडक्ट में प्रेसिपिटेट बनता है, क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है, तो अब उसको हम कैसे दिखाते हैं, लोअर एरो से। समझ में आ गया। अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, लोअर एरो से। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में हम कुछ डिस्कस करेंगे, जो कि है, अगर मेरे पास मान के चलिए, उसके पहले एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, प्रेसिपिटेट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो क्या होता है, व्हेन AgNO3 is reacted with NaCl, it will give the formation of AgCl plus NaNO3, ठीक है। When AgNO3 react with NaCl, it will give the formation of AgCl, जो कि क्या होता है, हमारा प्रेसिपिटेट होता है, इसलिए हम इसको डाउनवर्ड एरो से बताएंगे। NaNO3 जो हमारा रहेगा वो एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा, AQ लिख देंगे, ठीक है। और ये भी हमारा एक्वस सॉल्यूशन है, इसके पास भी हम क्या लिख देंगे, AQ। और NaCl के साथ में हम सॉलिड लिख देते हैं, S। तो यहाँ पे जो AgCl बना है ये कैसा है, प्रेसिपिटेट है। ये कैसा है, प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि घुलता नहीं है। ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, जो कि यहाँ पे कौन है, AgCl। तो अगर प्रेसिपिटेट बनता है तो हम ऐसी कंडीशन में उसको कैसे डिनोट करते हैं, डाउनवर्ड एरो से। और अगर प्रोडक्ट में गैस फॉर्म होता है तो हम उसको कैसे डिनोट करते हैं, अपर एरो से। क्लियर हो गया। अब मान के चलिए कि प्रेसिपिटेट को अच्छे से अगर समझना है तो मान लीजिए चाय तो हर कोई बनाता है। चाय बनाते समय हम क्या करते हैं, पत्ती डालते हैं। जब हम पत्ती डालते हैं उसको हीट करते हैं अलग कंडीशन में, तो क्या होता है कि पत्ती जो होती है हमारी, तो उसमें से जो उसका फ्रेग्रेंस होता है, उसका टेस्ट होता है, वो हमारे चाय के साथ, पानी के साथ, शुगर के सोल्यूशन के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। और आखिरी में जो हम देखते हैं, जब हम चाय को छानते हैं तो हमको क्या मिलता है, पत्ती मिलती है फिर से। ऐसी कंडीशन में वो पत्ती क्या है, वो घुलती है क्या सोल्यूशन के अंदर, नहीं घुलती, तो वो क्या है, मान के चलिए प्रेसिपिटेट है। क्लियर हो गया।
तो उसी तरीके से जब हमने AgNO3 को किसके साथ रिएक्ट करवाए, AgNO3 को हमने किसके साथ रिएक्ट करवाए, AgNO3 को हम किसके साथ रिएक्ट करवाए, हमने रिएक्ट करे NaCl के साथ, तो हमने फॉर्म किया AgCl प्लस NaNO3। तो जो ये AgCl था वो कैसा था, प्रेसिपिटेट था, इसलिए हम इसको कैसे दिखाते हैं, डाउनवर्ड एरो से। क्लियर हो गया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 के ऊपर। पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है, अगर आप हीट देते हैं कोई सब्सटेंस को रिएक्शन में, अगर आप हीट देते हैं तो आपको कैसे डिनोट करना पड़ेगा, एरो से, डेल्टा से। जैसे कि मेरे पास है CaCO3, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं हीट करता हूँ, क्या करता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट को मैं हीट करता हूँ, तो अगर मैंने हीट दिया तो हम कैसे दिखाते हैं, डेल से। तो क्या फॉर्म होता है, CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देता हूँ, अब मैंने क्या किया, हीट दिया हूँ, तो हीट जब भी देंगे हम तो उसको हम कैसे दिखाते हैं, डेल्टा साइन बनाते हैं। तो डेल्टा साइन बनाने का मतलब क्या, मैंने उसको क्या किया, हीट दिया, तो क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और अगर सेकंड एग्जांपल देते हैं, अगर हमारी कंडीशन, तो ये कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हम हीट को देते हैं। ठीक है। और दूसरे हम एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक क्या होता है इसको देखते हैं बाद में। और अगर मेरे पास है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसके अंदर अगर हम क्या डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, मतलब H2O डाल देते हैं, ये हमको क्या फॉर्म करके देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH ट्वाइस प्लस हीट। तो हीट इस कंडीशन, जब अभी मैंने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर क्या डाला, पानी डाला। तो कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर मैंने पानी डाला मतलब H2O डाला, तो उसने क्या फॉर्म करके दिया हमको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। और हीट बाहर आई, मैंने हीट दिया नहीं। अगर हीट देते हैं तो हम क्या बनाते हैं, डेल्टा साइन। अगर हीट बाहर आती है तो हमको साथ में क्या लिखना पड़ता है, प्लस हीट। क्लियर हो गया। अगर हीट देते हैं तो वो रिएक्शन कौन सी हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। अगर हीट निकलती है, रिएक्शन होने के बाद हीट प्रोड्यूस्ड होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डिस्कस करेंगे इसके बाद में। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर 5 में क्या बताना है हमको कि अगर कुछ स्पेशल कंडीशंस है कि कोई सब्सटेंस को रिएक्शन होने के लिए अलग अलग कंडीशन है, तो वो कंडीशन को हमको किसके ऊपर लिखना पड़ता है, एरो के ऊपर और नीचे। फॉर एग्जांपल मेरे पास है मिथाइल क्लोराइड CH3 बॉन्ड Cl। व्हेन मिथाइल क्लोराइड इज हीटेड विथ हाइड्रोजन गैस, मिथाइल क्लोराइड को अगर हम हाइड्रोजन गैस के साथ हीट करते हैं, हीट किया तो मैं क्या बनाऊंगा, डेल। हीट किया इसलिए मैंने क्या बनाया, डेल। इज हीटेड विथ हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं हम ये, निकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसको हमने डालने पर, अगर हमने कैटलिस्ट डाले रिएक्शन के अंदर, तो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। ठीक है, रेट को बढ़ा देता है मतलब कि अगर कोई रिएक्शन 4-5 घंटे में हो रही थी, क्या हो रही थी, 4 से 5 घंटे में रिएक्शन को होने के लिए टाइम लग रहा था, अगर हम कैटलिस्ट डाल देते तो वही रिएक्शन कितनी देर में हो जाती, 5 से 10 मिनट में। तो ऐसी सब्सटेंस जो कि रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है विदाउट इन्वॉल्विंग द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन के अंदर नहीं जाता है, सिर्फ वो क्या करता है, रेट को बढ़ाता है, रिएक्शन को चेंज नहीं करता, सिर्फ रिएक्शन के रेट को चेंज करता है, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। तो हमने यहाँ पे कैटलिस्ट कौन सा यूज करें, निकल कैटलिस्ट। एट अबाउट 413 केल्विन, एट अबाउट 413 केल्विन। अब ये 413 केल्विन क्या है, टेम्परेचर है। तो मतलब अगर मिथाइल क्लोराइड को आप हीट करते हैं, कितने डिग्री पे हीट करते हैं, कितने केल्विन पे हीट करते हैं, 413 केल्विन पे हीट करते हैं। किसके प्रेजेंस में करते हैं, निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करते हैं। तो इसका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। इसका क्या होता है, रिडक्शन। और ये क्या फॉर्म करके देता है हमको, CH4 प्लस HCl। तो ये सारी क्या थी, कंडीशन थी, स्पेशल कंडीशन थी कि इस रिएक्शन को हमको कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। इसलिए हमने डेल का साइन बनाया। हमको निकल कैटलिस्ट डालना पड़ेगा, हमको कितने टेम्परेचर पे हीट करना है, तो 413 केल्विन पे करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको एरो के ऊपर और नीचे लिखना पड़ता है। ये हमारा पॉइंट नंबर 4 के, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, उसको हम कहाँ लिखेंगे, एरो के ऊपर और नीचे में। अब पॉइंट नंबर 5 क्या बोलता है,
पॉइंट नंबर 5 हो गया। पॉइंट नंबर 6 क्या बोलता है कि किसी रिएक्शन में आप जो सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, किसी भी रिएक्शन में आप जो सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं या जो सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं वो कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइल्यूट है। ठीक है, तो उसके कॉन्सेंट्रेटेड है कि डाइल्यूट है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने कॉपर व्हेन रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तो यहाँ पे जो हमने सोल्यूशन यूज़ किया है वो कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड है, इसलिए हम इसको अलग से नीचे में काय में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। तो वो क्या बनाता है, CuNO3 ट्वाइस प्लस ट्वाइस NO2 प्लस ट्वाइस H2। अब इतनी बड़ी रिएक्शन से हमको कुछ भी काम नहीं है, हमको सिर्फ क्या समझना है पॉइंट नंबर 6 में कि अगर हमारा जो सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे HNO3 यूज कर रहे हैं, उसकी कंडीशन कैसी है, वो कैसा है, डाइल्यूट है, कॉन्सेंट्रेटेड है। कॉन्सेंट्रेटेड है मतलब कि गाढ़ा है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब कैसा है, गाढ़ा है। उसी के अंदर हम पानी मिला देते हैं तो वो कैसा हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड हम क्या बोलेंगे कि अगर किसी के अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है, जैसे कि अगर मैंने पानी के अंदर शक्कर मिलाया, क्या मिलाया, शक्कर मिलाया, जब मैंने शुगर मिलाया तो एक सॉल्यूशन बन गया, वाटर प्लस शुगर दोनों को मिक्स करा तो एक क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। अब अगर मैं शुगर की क्वांटिटी कम रखता हूँ और वाटर की क्वांटिटी मैं ज़्यादा रखता हूँ, तो ऐसी कंडीशन में जो सॉल्यूशन बना उसको हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। पर अगर मैं वाटर की क्वांटिटी रखता हूँ और शुगर भी बहुत सारी डाल देता हूँ, शुगर भी मैं बहुत सारी डाल देता हूँ, तो ऐसी कंडीशन में जब शुगर मैं बहुत सारी डाल दूंगा तो कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, ये समझने के लिए काफ़ी है, इतना क्लियर हो गया। अगर स्पेशल कंडीशन है जैसे कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइल्यूट है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी लेंथी है। इसकी वजह से हम इसको एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, और कुछ रिएक्शंस और होते हैं, 4 मेन टाइप होते हैं। उसके अलावा भी और रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि एक्सोथर्मिक हो गया, एंडोथर्मिक हो गया, रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। काफ़ी सारे टाइप्स हमको अगली वीडियोस में देखना है। तो अगर अभी तक के आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें।